नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार और अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, बिना किसी देरी के साथ आज के क्लास को हम शुरू करने का काम करते हैं। प्यारे दोस्त, हमने इन स्थायी कणों के बारे में पढ़ लिया था। आज मेसोन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अलावा भी कुछ कण होते हैं, तो हम इन पार्टिकल्स को अदर पार्टिकल के नाम से पढ़ लेते हैं। तो यहां तक हमने कल की जो क्लास हुई थी, मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था। उसके बाद आज आगे बढ़ने वाले हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। अदर पार्टिकल, जितने भी अन्य कण हैं उन सभी कणों के बारे में हम यहां पर मोस्ट प्रोबेबल देखने का काम करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आप जिस कण के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अन्य कण या अदर पार्टिकल्स आपके चल रहे हैं। इन अदर पार्टिकल में नंबर 1 पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सबसे मेन चीज होने वाली है आपकी। नमस्ते। चलिए, हाँ बिल्कुल आपके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। चलिए, नमस्कार। हम बात करते हैं नंबर 1 पर, यहां पर जिस कण की, ठीक है, जितने भी कण हैं उन सभी को हम यहां पर देखेंगे। फोटोन कण की, किसकी बात करते हैं? फोटोन पार्टिकल की बात करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर अगर इन कणों की बात की जाए तो ये आप दो जगह पर पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर भी इन कणों का जिक्र करते हैं और यहां भी करते हैं। आपने देखा होगा प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति रखा है। प्रकाश दो गुण रखता है, एक रखता है वो पार्टिकल की तरह और एक रखता है वो वेव की तरह। तो पार्टिकल और वेव दोनों का वो गुण रखने का काम करता है। तो प्रकाश का जो कण होता है ना, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट या प्रकाश का जो कण होता है वो क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता है। याद रखना, ये प्रकाश का कण होता है। या मैं ये कह सकता हूं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट कह सकता हूं। या हिंदी में एक लाइन और लिख सकते हैं हम, प्रकाश का सबसे छोटा कण। है ना, दोनों एक ही चीज है। प्रकाश का कण होता है, प्रकाश का सबसे छोटा कण होता है, या प्रकाश किन कणों का बना होता है, तो भी आपका जवाब फोटोन पार्टिकल ही होगा। कि सर मतलब ये कैसे पता चलता है, इसकी खोज किसने की, इसका द्रव्यमान क्या होता है? इन कणों से दो तीन चीजें आपकी बेसिक चीज निकल करके सामने आती है कि भाई इन कणों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, इन कणों की खोज किसने की होगी और ये किस तरह से होते हैं। तो आइए देखते हैं इन कणों की खोज का श्रेय हम किसे देते हैं। सबसे पहली चीज जो हम यहां पर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक, नंबर 2, कि भाई इसका द्रव्यमान अर्थात मास कितना होता है। फोटोन पार्टिकल का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है? तो द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, वो जीरो होता है, शून्य होता है। क्या होता है? जीरो होता है, शून्य। कोई द्रव्यमान नहीं होता फोटोन पार्टिकल का। बोर्ड का कलर अब चेंज नहीं होगा, ठीक है, व्हाइट ही चलेगा। चलिए, AWTP वालों, हाँ लेना है बेटा AWTP वालों को। आपका एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो हर सैटरडे सैटरडे आपका अलग करवाते जाऊंगा। पिछले सैटरडे AWTP वालों के लिए मैंने कैटलिस्ट की क्लास अलग से ली थी, उस क्लास में भी मैंने समझाया। या तो आपकी पर्टिकुलर बेच की भी क्लास आप प्रॉपरली नहीं लेते अगर आप रोज पूछ रहे हैं तो, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करते हैं मास के अलावा, कि भैया इसकी खोज किसने की थी, इसको डिस्कवर किसने किया, तो खोज या डिस्कवर्ड का श्रेय किसे दिया जाता है? तो खोज करने का जो श्रेय है वो किसको प्राप्त है? इसकी खोज आपने नाम सुना होगा आइंस्टीन का, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। उन्हीं आइंस्टीन के द्वारा इसके बारे में बताया गया था। E = mc² का आपने नाम सुना होगा। वो भी कहीं ना कहीं प्रकाश से रिलेवेंट होता है। इस पार्टिकल की सबसे अच्छी विशेषता होती है ना, कि जो फोटोन का जो वेग होता है, जो वेलोसिटी होती है, अब प्रकाश का कण है तो ऑब्वियसली बात क्या होगी,
अब प्रकाश का कण है तो इसका वेग या जो वेलोसिटी को अगर हम निर्धारित करेंगे तो वो भी प्रकाश के वेग के बराबर होगा, है ना। तो वेलोसिटी इसकी क्या निकल करके आती है, तो वेलोसिटी या जो इसका वेग निकल करके आता है वो क्या आता है ना। तो याद रखना 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड इसका वेग होता है। और ये वेग किसके बराबर होता है, तो याद रखना स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश के वेग के बराबर, क्योंकि प्रकाश किससे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो प्रकाश जिन छोटे कणों से मिलकर के बना होता है उसे क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है ना। प्रकाश का सबसे स्मॉलेस्ट जो कण होता है, सबसे छोटा कण होता है, उसे क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। फोटोन की डिस्कवरी किसने की थी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इसकी खोज की गई थी, है ना। द्रव्यमान जो होता है, इसका मास जो होता है वो 0 होता है। वेलोसिटी इसकी कितनी होती है, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड इसका वेग होता है। अब आपने दो चीजों को यहां पर नोटिस किया, उसके बाद अगली चीज आती है, अगले कण के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन के बारे में। तो पॉजिट्रॉन पार्टिकल क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन रेलवे एग्जाम्स। तो नंबर 2 पर हम जिसे पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में याद रखिएगा। नंबर 2 का जो पार्टिकल है आपका वो कौन सा होने वाला है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के बारे में। तो चलिए पॉजिट्रॉन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पॉजिट्रॉन पार्टिकल की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो पॉजिट्रॉन पार्टिकल में सबसे कॉमनली जो प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो भैया याद रखिएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन रेलवे एग्जाम्स या आरआरबी, किसी के अंदर भी आप चले जाएं, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वो यही होता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। तो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। सर ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन जो इस पे चार्ज होता है वो सिमिलर होता है किसके, तो याद रखना प्रोटॉन के। तो इस पर जो आवेश होता है या जो चार्ज होता है वो कितना होता है, तो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये सी का मतलब क्या होता है, कुलाम होता है। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है, कुलाम होता है। तो दोस्त याद रखिएगा कि जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है इसका, वो कितना होगा, वो इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था, 9.1 इंटू 10⁻31 kg था। तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg था, है ना। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन के समान होता है ये। और ये जो चार्ज था, ये चार्ज किसके समान था, तो याद रखिएगा प्रोटॉन के समान था। तो देखो, इलेक्ट्रॉन के समान द्रव्यमान था लेकिन चार्ज पॉजिटिव आया, इसलिए से इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है। तो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में हम किसे जानते हैं, तो दोस्त याद रखिएगा पॉजिट्रॉन को जानते हैं। अब पॉजिट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, इसको किसने खोजा था, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, तो वैज्ञानिक का नाम बड़ा प्यारा है, एंडरसन। तो खोज किसने की, एंडरसन ने खोजा था इसको। हाँ बेटा, ड्राइवर वगैरह वाले, कोई भी वाले,
है ना, सभी को लेना है आपको ये क्लास, कॉमन है आपका ये। तो खोज किसने की थी? एंडरसन ने। तो भाई एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आवेश जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। खोज जो है इसकी किसने की थी? एंडरसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब हम थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई हमने पॉजिट्रॉन को भी बहुत अच्छे से पढ़ा। जब हम पॉजिट्रॉन को देखा, हमने इन चीजों को देखा, तो एक अगला पार्टिकल आता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो पार्टिकल आता है नंबर 3 पर, जिसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उस पार्टिकल की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं न्यूट्रिनो की, तो ये पार्टिकल क्यों इतना फेमस है? न्यूट्रिनो की बात करते हैं। इसको डिस्कवर्ड किसने किया? इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे खोजा था पाउली ने। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मास की, द्रव्यमान की और आवेश की, कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, या इसका आवेश या चार्ज कितना होता है। तो इसका द्रव्यमान हो चाहे चार्ज हो, दोनों ही क्या होते हैं? जीरो होते हैं। कि सर ये ऐसा जीरो कहां से आता है? क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में आते हैं। तो जब बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में आते हैं, तो इनका जो द्रव्यमान होता है या इन पर पाया जाने वाला जो आवेश होता है, वो दोनों ही जीरो हो जाते हैं। तो एक पार्टिकल की जो खोज की थी वो कौन से हैं? तो दोस्त याद रखिएगा, वो पार्टिकल आपके कौन से थे? वो पार्टिकल कहलाते हैं न्यूट्रिनो। इसी तरह से एक पार्टिकल होता है मेसोन पार्टिकल। क्या होता है? मेसोन पार्टिकल या मेसोन कण, जिसे हम नंबर 4 पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं मेसोन पार्टिकल की, तो ये पार्टिकल क्या होते हैं और किस तरह से ये पाए जाते हैं? इसकी खोज या इसे डिस्कवर्ड किसने किया था? तो मेसोन पार्टिकल की खोज का श्रेय हम किसे देते हैं? तो दोस्त याद रखिएगा, युकावा को दिया जाता है। मेसोन पार्टिकल को किसने खोजा था? युकावा। अब बहुत सारे बच्चों ने ये पहले नहीं पढ़ा होगा, उनको लग रहा होगा ये क्या चल रहे हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं ना, वैसे ही ये बहुत सारे छोटे कण उनके अलावा भी खोजे गए। अगर मैं इसकी बात करता हूं मेसोन पार्टिकल की, जो युकावा ने खोजा, तो ये सबसे कम है ना, याद रखना, सबसे कम लाइफ अगर किसकी होती है तो वो मेसोन पार्टिकल की होती है। तो याद रखना, स्मॉलेस्ट लाइफ होती है इनकी। सबसे कम जीवन काल इन्हीं का होता है। ठीक है, कितना होता है चलो ये भी बताऊं मैं आपको कि इनका सबसे कम जीवन काल होता है 10⁻⁸ (10⁻⁸). आप सोच लो कि कितनी माइनस में पावर, ये जन्म लेंगे और मर जाएंगे। मैं बोल रहा हूं इतनी बार में, तो ये कितनी ही बार मर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्त याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं न्यूट्रिनो की, तो डिस्कवर्ड या खोज किसने की? पाउली ने। और हम बात करते हैं द्रव्यमान या इसका आवेश या चार्ज क्या होता है, तो जीरो या शून्य इसका आवेश होता है न्यूट्रिनो की। मेसोन पार्टिकल में जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि सबसे कम जीवन काल किसका होता है, स्मॉलेस्ट लाइफ किसकी होती है। तो ये प्रश्न बनता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेसोन पार्टिकल हो जाएगा। मतलब सबसे कम जीवन काल के आधार पर अगर हम बात करें तो वो किसका होता है? मेसोन पार्टिकल का होता है। अब वो पार्टिकल जो किसी भी एग्जाम की जान रहा, किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया, उसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो नंबर 4 के बाद हम नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो नंबर 5 पर हम उसे पढ़ते हैं। नंबर 5 पर जब हम उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो नंबर 5, जिन्हें हम अक्सर गॉड पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल,
है ना, भगवान कण, ईश्वरीय कण, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं हिग्स बोसोन पार्टिकल। क्या कहते हैं? हिग्स बोसोन पार्टिकल। ये अपने आप में ही हिग्स बोसोन कण, ईश्वरीय कण, एक नाम तो ये हो गया इनका, ठीक है, इंग्लिश में हिग्स बोसोन पार्टिकल। तो एक नाम ये हो गया कि भाई हिग्स बोसोन पार्टिकल भी इन्हें कहा जाता है। अब ये कण इतने फेमस क्यों हैं? इन्हें ईश्वरीय कण, देखो ईश्वर से तुलना कर दी इनकी। वो कहते हैं ना कि भगवान ने ही हम सबको बनाया होगा, तो इनकी ईश्वर से तुलना क्यों कर दी गई? एक कुछ बच्चे, ये AWTPO का लेवल है या नहीं है? देवी जी, मैं आपको हाथ जोड़ जोड़ के 50 बार बता चुका हूं, AWTPO की क्लास ले लो जो मैं एक पर्सनल करवाई है पिछले शनिवार को, ताकि उसमें भी सिलेबस डिस्कस किया है। रोज एक चीज पूछ लेने से क्या अंतर आ जाएगा? ये आपको करना है, और आपका जो सिलेबस वाला पार्ट जो अलग से है वो मैं हर शनिवार को अलग से करवाऊंगा। मतलब जो आपका सिलेबस वाला चैप्टर है वो भी आपको करना है, और ये भी आपको पढ़ना है साथ ही साथ, क्योंकि यहां से भी वो चीजें पूछी जाएंगी, है ना, जो वहां पर्टिकुलर हम पढ़ेंगे, है ना, और वहां का आपका पर्टिकुलर जो सिलेबस है वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि हमने पेपर एनालिसिस किए हुए हैं, हमने आपका लेवल देखा हुआ है कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो ये पढ़ना है, रोज पूछ करके क्यों समय बर्बाद करते हैं आपका और हमारा दोनों का। चलिए, अब यहां पर अगर मैं इनसे कहता हूं तो इन्हें ईश्वरीय कण या गॉड क्यों कहा जाता है, भगवान पार्टिकल क्यों कहते हैं? ऐसा माना जाता है कि सभी कणों का निर्माण इसी से हुआ है ना, तो सभी कण का निर्माण इन्हीं से हुआ है या इसी से हुआ है। ऑल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय गॉड पार्टिकल। दुनिया के अंदर जितने भी कण हैं, है ना, अगर हम उनकी उत्पत्ति की बात करें तो उन सभी कणों के निर्माण में जो सर्व प्रमुख योगदान दिया है वो किसने दिया है? गॉड पार्टिकल ने। गॉड पार्टिकल को ही हिंदी में ईश्वरीय कण कहा जाता है ना दोस्त, याद रखिएगा। गॉड पार्टिकल को ही क्या कहा जाता है? ईश्वरीय कण कहा जाता है। एग्जाम में यहां से दो प्रश्न बहुत आते हैं। पहला, हिग्स बोसोन कण को किस नाम से जाना जाता है? तो हिग्स बोसोन जो पार्टिकल होते हैं इन्हें गॉड पार्टिकल कहते हैं, ये आपका आंसर हो जाता है। यही प्रश्न पूछा जाता है। और इसके बाद धीरे धीरे यहां से आगे बढ़ते हैं तो एक मौलिक कण की, एक फंडामेंटल पार्टिकल की खोज करते हैं वैज्ञानिक, जिन्हें क्वार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वार्क कहा जाता है। कि सर ये क्वार्क क्या होते हैं? क्वार्क में भी बहुत सारे कण आते हैं, जैसे अप पार्टिकल, डाउन पार्टिकल, टॉप पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, है ना, स्ट्रेंज पार्टिकल, इस तरह के बहुत सारे कण आते हैं। तो आप क्वार्क पार्टिकल को याद रखना, इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल या मूल पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला नंबर 6, क्वार्क, है ना। किसी कहते हैं भाई क्वार्क की बात कर रहे हैं। मास क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान किलोग्राम में जिसे व्यक्त करते हैं, है ना। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ना कि भैया इस वस्तु का इतना द्रव्यमान है, 7 मूल इकाइयां होती हैं। द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, जिस चीज को आप किलोग्राम में मापते हैं वो द्रव्यमान होता है, ठीक है। क्वार्क कण, फंडामेंटल पार्टिकल, यह मूल कण होते हैं। क्या है? मूल कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। सर मतलब मूल की जगह ऐसा लिख लीजिए, मूल तो एक ऑर्डिनरी वर्ड हो जाए, मौलिक कण है।
यह एक मौलिक कण है। इनका मेन काम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का जो निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर्म्ड बाय, याद रखिएगा, क्वार्क। क्वार्क वो होता है सबसे छोटे कण, है ना, सबसे छोटे कण जो प्रोटॉन को निर्माण में, देखो पहले क्या कहा गया था स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था कि भैया जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, मैं आपके लास्ट में कमेंट लूंगा, बीच में नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि अब लगातार कुछ ना कुछ मेरी लिंक टूट जाती है बेटा। हम भी देखो क्या है, इंसान है, हम भी एक कहानी जनरेट करते हैं, हम भी इसके बाद अगली चीज सोचते हैं तो बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, माना कि हमें याद होता है, लेकिन हमारी कहानी टूट जाती है अगर हम आपके बीच में कमेंट लेते हैं। आप कॉपी पेस्ट लगातार करके अपनी बात बुलवाना चाहते हैं, लेकिन अब मैंने ये रूल बना लिया है कि मैं चलती हुई क्लास में आपके कमेंट्स नहीं लूंगा, है ना, मैं लास्ट के 5 मिनट में आपके कमेंट लूंगा, आपके संबंधित जो डाउट होंगे वो मैं पीडीएफ में बता करके क्लियर कर दूंगा, बीच में नहीं लूंगा, तो मुझे माफ करिएगा उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे माफ करना, इससे क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्लास लेकर चले जाएंगे, और आपके डाउट है तो आप अंत में मुझसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपकी बातें हैं लास्ट के 5 मिनट हम इसके लिए रख लेंगे, ठीक है। आइएगा, तो भैया हमने एक कण देखे क्वार्क पार्टिकल। तो क्वार्क पार्टिकल क्या होते हैं, जो मेनली देखे हमने पहले ये पढ़ा था कि जो परमाणु होता है, परमाणु जो एटम होता है वो उदासीन होता है ना भाई, उस पर किसी का चार्ज नहीं होता, फिर परमाणु को न तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, सबसे छोटा कण एटम होता है। फिर बाद में पता चला कि उसी परमाणु या उसी एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जब हमने देखा तो हमारे माइंड में एक चीज निकल करके आई कि यार वास्तविकता में इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर तो कुछ और कण भी निकल के सामने आते हैं कि सर कैसे कण होते हैं। जैसे कि हमने ये देखा कि भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सामने आए, इनको बनाने के लिए भी कुछ कण थे, जैसे कि क्वार्क पार्टिकल हुए। तो इस तरह से कण सामने आने लगे, और इस तरह से हमने लगभग अभी जो 6 कण वो पढ़े हैं जो मोस्ट रिपीटेड है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपके ये 6 पार्टिकल जो एग्जाम में प्रश्न बनाते हैं, मैं एक बार वापस से इनका रिवीजन करवा देता हूं, समझिएगा। जैसे सबसे पहले फोटोन पार्टिकल, आपसे यहां पर प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, सुनिएगा क्लास के अंदर, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। डेली के डेली आप ऐसे ही भाषण देके चले जाते हैं, तो बेटा मैं पढ़ाने आता हूं और चीजें पढ़ाई जाती है और समझाई जाती है। आप सोच रहे हैं कि बाबर आया था, उसने इसको छुरा घोंपा था, ऐसा केमिस्ट्री में नहीं होता, ठीक है। तो भाई यहाँ ऐसा ही चलेगा, और हर एक का अपना पढ़ाने का तरीका होता है। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको जैसा लग रहा है, ठीक है, आप वैसा समझिए, ठीक है। आपको भाषण लग रहा है तो आप भाषण समझिए, नहीं पढ़ना तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। माफ करिएगा मुझे, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है ना, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। मैंने आपका कमेंट ले लिया, यही तरीका रहेगा, मैं नहीं बदलाव कर सकता, क्योंकि हमारे पढ़ी मैं 9 साल 8-9 साल से इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें बदलाव नहीं कर सकता। कोई चीज समझ में नहीं आया उसे 3 बार समझा सकते हैं। भाषण दे रहे हैं भाई, अगर टीचर बोलेगा ही नहीं, ये तुम्हारे लैंग्वेज मुझे नहीं आती, ठीक है भाई, बोलना पड़ता है, और बोलेंगे तभी तो चीजें समझ में आएगी। आई बात समझ में, है ना। और बाकी आप जाने, ठीक है। तो आपको अगर लेक्चर भाषण लग रहा है तो आप भाषण पर सुन लिया करें नेताओं के, तो वहां से आपकी केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। चलिए, हमने यहां पर देखा था फोटोन के बारे में कि भैया इस पे जीरो क्या होता है, द्रव्यमान होता है। आइंस्टीन ने इसकी खोज करी, इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। मतलब प्रकाश जिन कणों से मिलकर बना होता है उन्हें फोटोन पार्टिकल कहा जाता है। अगली बात करते हैं पॉजिट्रॉन के बारे में। ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण या एंटी पार्टिकल कहा जाता है। तो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं दोस्त, क्यों, क्योंकि इसका जो मास या द्रव्यमान होता है 1 है ना 9.1 × 10⁻³ kg, ये सिमिलर होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के। लेकिन इसका जो चार्ज होता है, इस पर जो आवेश होता है, वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन के समान होता, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 9.1 × 10⁻³ kg होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। खोज या डिस्कवरी किसने की थी, तो डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, एंडरसन के द्वारा की गई थी। ये चीज हमने दूसरे पार्टिकल में पढ़ा। तीसरा हमने न्यूट्रिनो पढ़ा। न्यूट्रिनो डिस्कवर्ड बाय पाउली, पाउली ने इसकी खोज की थी। इसका द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, जो इसका चार्ज होता है, जो इसका आवेश होता है, दोनों ही इसके 0 पाए जाते हैं।
भाई मेसोन पार्टिकल की हम यहाँ पर बात करते हैं। मेसोन पार्टिकल को डिस्कवर्ड युकावा ने किया। किसने किया? युकावा ने। और ये इसका सबसे कम जीवन काल होता है। स्मॉलेस्ट लाइफ अगर किसी की होती, किसी पार्टिकल की, तो वो मेसोन पार्टिकल की होती है। 10⁻⁻8 सेकंड के आसपास इसका क्या होता है? लाइफ होता है। ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में हमने ये देखा प्यारे दोस्त, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल का ही दूसरा नाम है ना हिग्स बोसोन कण है। इसे ही ईश्वरीय कण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के अंदर जितने भी प्रकार के पार्टिकल हैं वो किससे बने होंगे? पहली बार तो वो हिग्स बोसोन से बने होंगे, इसलिए इसे गॉड पार्टिकल की संज्ञा दी गई, है ना। सभी कण का निर्माण इन्हीं से हुआ है। ऑल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय गॉड पार्टिकल। फिर हम देखते हैं क्वार्क। क्वार्क एक्चुअल में सबसे छोटे कणों का एक समूह होता है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, है ना। उन पार्टिकल से मिलकर के जिसका निर्माण होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बनाने के लिए क्वार्क के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका योगदान होता है ना। तो फंडामेंटल पार्टिकल या इन्हें मौलिक कण के तौर पर जाना जाता है। किसके तौर पर जाना जाता है? मौलिक कण के तौर पर जाना जाता है। देखो दोस्त, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप किसी नए गांव में या किसी नए शहर में जब जाते हैं तो क्या जाते ही उस शहर की गलियां आपको याद हो जाती है? क्या जाते ही उस शहर के बारे में आप सारा ज्ञान ले लेते हैं? आप वहां कुछ समय रुकते हैं, कुछ समय वहां रहते हैं, तब जाकर के धीरे धीरे आपको नॉलेज होने लगता है। आप ये सोचते हैं कि हम क्लास जैसे ही लिए हमको 100 का 100% याद हो जाए। न आप भगवान है, न मैं भगवान हूं, न आप विवेकानंद है, न मैं विवेकानंद हूं। प्यारे दोस्त, इस बात को याद रखिएगा। टीचर ने पढ़ाया, आपने उस चीज को समझना है। आप ये सोचे कि मुझे क्लास में ही बिना नोट्स बनाए याद हो जाए, बिना रिवीजन किए मुझे याद हो जाए, कभी नहीं हो सकता। खासकर वो सब्जेक्ट जो आप पहली बार डीप पढ़ रहे होते हैं, जब आप उन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, चीजों को अभ्यास में लाना पड़ता है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो एक बार में यहां फिट कर दे। दोस्त याद रखिएगा, है ना। अब यहां पर हम बात करते हैं अगले टॉपिक, नया टॉपिक आपका शुरू होगा जिसे हम एटॉमिक मॉडल कहते हैं, परमाणु मॉडल कहते हैं। एटॉमिक मॉडल के बाद में मैं आपको कुछ चीजें पढ़ाऊंगा कि भैया, है ना, समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में। एटॉमिक मॉडल की हम बात करते हैं, परमाणु मॉडल, ये नया टॉपिक शुरू हो गया है आपका यहां से। तो एटॉमिक मॉडल के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक सामने आए। उनमें से 4 वैज्ञानिक बहुत मेन थे हमारे। वो कौन कौन से थे? तो भैया एक थे हमारे जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन। एक एक करके सभी के मॉडल को हम देखेंगे। जे थॉमसन साहब थे। एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बड़ा फेमस हुआ। और इसके बाद में फेमस हुआ किसका? डोल्टन का परमाणु सिद्धांत तो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो डोल्टन का तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डोल्टन का परमाणु सिद्धांत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एटॉमिक थ्योरी के तौर पर, एटॉमिक प्रिंसिपल, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जे थॉमसन का हो गया, रदरफोर्ड का हो गया। एक और वैज्ञानिक बचते हैं, तो रदरफोर्ड, नील्स बोर। कौन बचते हैं? नील्स बोर। तो ये 4 साइंटिस्ट हैं, नील्स बोर, है ना। तो इनमें से हमें जिनके पढ़ने हैं आज, हम जे थॉमसन साहब से शुरू करेंगे, क्योंकि डोल्टन ने परमाणु सिद्धांत जो दिया, एटॉमिक प्रिंसिपल जो दिया, परमाणु सबसे छोटा कण होता है, ये चीज होती है, ये मैंने परमाणु के स्टार्टिंग के साथ ही आपको पढ़ाया, ठीक है। अगर आपने ये चीज यहां पर देखी तो सबसे पहला मॉडल हम पढ़ने वाले हैं किसका? तो दोस्त याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया डोल्टन का हो चुका है, तो हम किसका पढ़ेंगे? जे थॉमसन। तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ जे थॉमसन या एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। तो आइएगा नंबर 1, एटॉमिक मॉडल ही लिख लो। एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। हिंदी में क्या हो जाएगा? जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने एक परमाणु मॉडल का वर्णन किया या एक एटॉमिक मॉडल को प्रस्तुत किया। क्या था ये एटॉमिक मॉडल? ठीक है, क्या था ये एटॉमिक मॉडल, किस तरह से इन्होंने देखा? देखो मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपको यहाँ तरबूज दिखाई दे रहा होगा। अभी गर्मियों के दिनों में आप तरबूज का सेवन बहुत अच्छे से करते हैं। ये जो तरबूज होता है, इन तरबूज को यहां पर देखिए, इसमें एक लाल हिस्सा है और इसमें बीज दिखाई दे रहे हैं, तो वो काला हिस्सा हो जाएगा। अगर आपको बीज प्रॉपरली नहीं दिख रहे हैं तो मैं थोड़े से और इन बीजों को हाईलाइट कर देता हूं। अब ये आपको बीज थोड़े से अच्छे से दिख जाएंगे।
तो जे थॉमसन ने क्या किया, इन्होंने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग एक्चुअल में केक होता है, तो इसी का दूसरा नाम ये केक होता है, जो क्रिसमस के आसपास यूज किया जाता है। इस केक के अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स लगे होते हैं, जैसे ये ब्लैक ब्लैक चॉकलेट्स या ड्राई फ्रूट या नट्स लगे होते हैं। तो ये एक प्लम पुडिंग क्या हो गया, केक हो गया। अब इस केक को देखोगे तो इस केक का हिस्सा और इस पे जो चॉकलेट्स लग रहे हैं वो वाला हिस्सा एज इट इज, जैसे तरबूज का लाल वाला भाग और इस पे लग रहे हैं ये काले बीज। तो इन्होंने क्या कहा कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, ये उदासीन होता है। कि कैसे होता है, जब इन्होंने एक थ्योरी दी कि भाई परमाणु जो होता है ये उदासीन होता है, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो वैज्ञानिकों ने पूछा कि कैसे होता है, तो इन्होंने एक जवाब दिया कि एटम इसलिए न्यूट्रल होता है क्योंकि भैया एटम जो होता है उसके अंदर ये जो रेड वाला पार्ट है ना, तरबूज वाला, ये पॉजिटिव पार्ट होता है और ये बीज वाला नेगेटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाता है। पहली चीज, एज इट इज जैसे केक वाला जो हिस्सा है ये पॉजिटिव हो जाएगा और जो चॉकलेट इसमें लग रहे हैं वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिल जाते हैं ऐसी कंडीशन में ये नेगेटिव हो जाता है। तो भैया फिर से माइंड में आया कि एक्चुअल में अगर हम इसको कहें कि इसके अन्य नाम बहुत सारे हैं, जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे रेजिन पुडिंग मॉडल, जैसे कि तरबूज का मॉडल, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, पहले वो लिख लेते हैं। पहला प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या इसे रेजिन पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं हिंदी में। वाटरमेलन मॉडल, तरबूज का मॉडल भी इसको कह सकते हैं। लेकिन यह मॉडल फेमस नहीं हुआ। लेकिन इससे एक चीज तो सिद्ध हो गई थी कि परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ये पहली बार किसने बताया, जे थॉमसन। ठीक है। ये दूसरी चीज, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस होता है नाभिक के अंदर, ये भी नहीं बता पाए। देखो इस गोले के अंदर कहीं भी नाभिक दिख रहा है क्या, क्या नहीं दिख रहा। तो दो चीज देखिएगा, है ना। पहली चीज कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, एटम न्यूट्रल इन स्टेट होता है। तो पहली चीज इनके मॉडल की जो सबसे बेसिक थी वो क्या निकल के आई, एटम न्यूट्रल इन स्टेट, परमाणु उदासीन होता है। क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है, ये चीज निकल करके आई कि परमाणु उदासीन होता है। अभी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, है ना, अभी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि परमाणु उदासीन होता है। लेकिन ये जो चीज नहीं बता पाए ना, वो क्या नहीं बता पाए कि क्यों उदासीन नहीं होता। कि भाई इनने फिर ये कहा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं ना, इसलिए ये उदासीन नहीं होता, कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलके खत्म हो जाते हैं। तो फिर इनसे सवाल पूछा गया, किससे, है ना, जे थॉमसन साहब से, कि अगर आप ये कह रहे हो कि चलो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गए, हमने मान लिया, तो फिर जो एटम है वो स्टेबल कैसे, स्थायी कैसे है। तो ये उसके बारे में नहीं बता पाए। क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे घर में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वाले दो स्विच, दो कनेक्शन होते हैं जिनमें आप पिन लगाते हो, दोनों में एक तार जोड़ दो तो घर की लाइट उड़ जाती है। अगर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाते तो इनका चार्ज खत्म हो जाता, मतलब इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। लेकिन एटम फिर भी तो सरवाइव कर रहा है, वो न्यूट्रल अवस्था में कैसे है, तो ये उस चीज को नहीं बता पाए कि, और सबसे मेन चीज कि किसी भी पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव चार्ज कैसे रह सकता है, ये चीज ये नहीं बता पाई। जैसे तरबूज पॉजिटिव वाला हिस्सा है तो नेगेटिव इसमें कैसे रह सकता है। आप ये समझिए, है ना, कि आइट साइड में इंद्रलोक है लेकिन वहां पर राक्षस रह रहे हैं। समझ में आता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज समझने में नहीं आई वैज्ञानिकों के कि भाई पॉजिटिव वाले के अंदर नेगेटिव चार्ज कैसे आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ कैसे रह सकते हैं। तो ये चीज समझ में नहीं आई, इनके मॉडल की एक कमियां थी, अभी मैं आपको बताऊंगा। नाभिक के बारे में नहीं बता पाए। तो पहला, ये परमाणु उदासीन होता है, ये इन्होंने बता दिया कि परमाणु जो होता है ना वो न्यूट्रल इन स्टेट होता है, उदासीन होता है। दूसरा देखना, नाभिक के बारे में नहीं बताया।
किसी भी प्रकार की न्यूक्लियस के बारे में, है ना भाई। नाभिक क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के बारे में कोई किसी प्रकार की थ्योरी नहीं, डिस्कवर्ड ही नहीं किया, है ना, नॉट फाउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इन एटम, ये खोज ही नहीं पाई कि परमाणु के अंदर एक नाभिक भी होता है, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। रदरफोर्ड साहब देंगे उसके बारे में। इन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, उसका द्रव्यमान सभी जगह पर फैला होता है। कैसे फैला होता है ये नहीं बता पाए। तो परमाणु का द्रव्यमान सर्वत्र रूप से, है ना, समान रूप से फैला होता है। लेकिन अगर आज के परमाणु को अगर हम देखें, आज के मॉडल को देखें, तो भैया इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं और नाभिक अंदर होता है, और इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इतने से का द्रव्यमान होता है। ये कह रहे थे जहां तक पाया जाता है वहां तक उसका द्रव्यमान होता है। तो देखो, देखा जाए तो मोटा मोटा सभी गलत हो गया इनके पॉइंट जो इन्होंने दिए। तो परमाणु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रूप से बटा रहता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, परमाणु का द्रव्यमान सर्वत्र एक समान रूप से बटा होता है। क्या होता है, हमेशा पूरे में एक समान रूप से पाया जाता है। तो मास ऑफ एटम डिवाइडिंग सिमिलर टू ऑल पार्ट्स। तो भाई हम कह सकते हैं कि जो परमाणु का द्रव्यमान था वो पूरे में एक समान, लेकिन आज नहीं पाया जाता ये। बेटा इसमें समझने लायक कुछ नहीं, इन्होंने 4 लाइन बोली, जैसे आपके पिताजी बोलते हैं ना, बेटा तेरी ये मासी है, मम्मी की बहन है। क्यों है, क्योंकि मम्मी की बहन नहीं, मम्मी की बहन ही क्यों है, तो उसका जवाब नहीं है पिताजी के पास, वो फिर नाना जी के पास जाओ। आई बात समझ में। तो भैया इनने 4 लाइनें बोली है, वो क्या होती है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये लाइन ही समझ में नहीं आ रही सर, तो लाइन ही समझ में नहीं आ रही तो फिर वहां जाना पड़ेगा किसके पास, ये लाइन क्यों है, किस कारण है, तो समझा सकता हूं जे थॉमसन के पास, और वो कबर में है बेटा। ठीक है, तो ये सवाल इसको करने के लिए अपने को मरना पड़ेगा। आई बात समझ में। क्यों होता है ये मैं बता सकता हूं, नहीं यही क्यों हुआ, यही लाइन क्यों आई, तो भैया ये उस आदमी ने दी है, मैं उस सेंटेंस को समझा सकता हूं कि ये क्यों हुआ, नहीं यही क्यों हुआ, तो इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये उस आदमी ने देके मर गया हो तो। ठीक है, और हम पछता रहे हैं आज। ठीक है, हम पछता रहे हैं आज। मास ऑफ एटम ठीक है, डिवाइडिंग, मास ऑफ एटम डिवाइडिंग सिमिलर टू ऑल पार्ट्स। चलिए, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, सभी भागों में बटा होता है। अब सबसे मेन चीज जो इनके एटॉमिक मॉडल से एग्जाम में पूछी जाती है, ये क्या नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए कि परमाणु स्थायी क्यों होता है। तो परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए, है ना, इट नॉट क्लियर टू स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो परमाणु के स्थायित्व, जो परमाणु की स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होता है, स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए, है ना। अब जो परमाणु था, जो एटम था, चलिए, इट्स नॉट क्लियर टू स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कि सर क्यों क्लियर नहीं कर पाए, देखो, कोई आदमी तुमको ये कि मुझे 10 रुपए देना यार, और वो तुम्हें 10 रुपए वापस दे दे, तुमसे 10 रुपए ले और 10 रुपए वापस दे दे, तो क्या तुम्हार उस पे आपका कोई कर्जा है क्या, सर कोई कर्जा नहीं, उसने पैसा वापस दे दिया। इन भाई साहब ने पहले बोला कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल स्टेट में होता है, उदासीन होता है, ये लाइन यहाँ लिखी हुई है। अब उदासीन होता है तो भैया उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है फिर,
क्योंकि ना तो वो पॉजिटिव का आयन है ना कोई नेगेटिव का आयन, के न्यूट्रल है, आप कह रहे हो आपस में मिल जाता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ मिल गए तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, तो इसका जवाब इनके पास नहीं था, है ना। इट्स नॉट क्लियर टू स्टेबिलिटी ऑफ एटम, के परमाणु स्टेबल क्यों होता है, परमाणु स्थायी क्यों होता है, ये नहीं बता पाए। नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी इन्होंने। इन्होंने पॉजिटिव के अंदर ही नेगेटिव होता है, कैसे होता है ये क्लेरिफाई नहीं कर पाए। तो इन्होंने जितनी थ्योरी दी थी, जितनी थीसिस दी थी, वो सब धरी के धरी रह गई। किसकी बात कर रहे हैं, जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं। अब जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जब रदरफोर्ड ने देखा, किसने देखा, रदरफोर्ड ने, तो उन्होंने सोचा यार इस मॉडल के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, क्यों ना इस रदरफोर्ड ने जब एक मॉडल दिया, क्यों ना इन कमियों को दूर किया जाए। तो रदरफोर्ड अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं एक मॉडल को बनाने के लिए, जिन्हें रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल किया जाता है। उसके अध्ययन के लिए सबसे पहले जे थॉमसन के मॉडल की स्टडी करते हैं कि इन्होंने क्या क्या दिया। अब इन्होंने जो गलतियां करी थी वो गलतियां कभी भी रदरफोर्ड नहीं करते, लेकिन रदरफोर्ड फिर भी एक गलती कर जाते हैं कि रदरफोर्ड कभी ये नहीं बता पाते कि इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं। भाई वो पॉजिटिव नेगेटिव, उन्हें पता चल गया कि वैज्ञानिकों ने अच्छी लू उतारी थी जे थॉमसन की, कि भाई तुम ये कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो। देखो वैज्ञानिक जगत में मान्यता प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता। अगर आप 4 लाइन बोले हो तो उन 4 लाइन के ऊपर वैज्ञानिक पूछेंगे ऐसा है तो क्यों है, मतलब वो साइंटिफिकली प्रूव करिए आप, ताकि बच्चा एक लाइन में अगर इन्हें पढ़ रहा है कल को तो उसके माइंड में ये चीज नहीं हो कि भाई ये क्यों है। तो ये आज लाइनें इनके द्वारा जो दी गई वो अधिकतर गलत साबित हुई, लेकिन फिर भी अगर पहली बार प्रयास था इनका, फिर एक ऐसा मॉडल दिया जाता है किसके साथ, रदरफोर्ड के साथ। देखो रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल देते हैं उसके बारे में देखिएगा। रदरफोर्ड ने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल, ये सोने की एक परत आपको दिख रही होगी यहां पर, एक गोल्ड फॉइल को लिया, उसको एक बंद परिपथ के अंदर लिया और यहां पर अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा किरणें होती हैं, अल्फा बीटा गामा नाम सुना होगा। तो अल्फा कणों की बौछार कराते हैं, तो ये देखते हैं कुछ टकरा करके इधर जा रहे हैं, कुछ इधर निकल रहे हैं, कुछ इधर निकल रहे हैं, कुछ इधर। तो इस तरह से कण निकलते हैं। तो इनके आधार पर जब ये अल्फा पार्टिकल की बौछार कराते हैं, इस बेसिस पर ये एक नियम का प्रतिपादन करते हैं जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत कहा जाता है, या रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है, या रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, या रदरफोर्ड का न्यूक्लियर थ्योरी, या रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल कहा जाता है। तो रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, नाभिकीय सिद्धांत या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स का क्या हो जाएगा, एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के लिए सबसे पहली चीज, इस एटॉमिक मॉडल को जब इन्होंने लिया तो इसके लिए जे थॉमसन के परमाणु मॉडल का उपयोग किया। इस मॉडल को देने के चक्कर में ये एक बहुत अच्छी चीज कर देते हैं कि ये नाभिक की खोज करते हैं। ये क्या करते हैं, नाभिक की, न्यूक्लियस की खोज करते हैं। तो इस मॉडल की सबसे अच्छी विशेषताओं में पहला बिंदु आता है कि ये नाभिक की खोज करते हैं। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो परमाणु का नाभिक की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है, रदरफोर्ड को। पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब दूसरी चीज इन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन कहां लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये कभी समझ में नहीं आया। इन्होंने नाभिक की खोज की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो दोस्त याद रखिएगा, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिक
का जनक इन्हें कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो रदरफोर्ड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड को कहा जाता है। तो नाभिकीय भौतिक के जनक के रूप में हम रदरफोर्ड को जानते हैं। रदरफोर्ड ने ही एटॉमिक मॉडल दिया था ये, और इसी के बाद ये चीजें सामने आने लगी। फिर से हम सोचेंगे समझेंगे, अभी देखेंगे कि क्या चीज होती है। देखो समझना, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया कि एक मॉडल को प्रस्तुतिकरण दिया। अब उस प्रस्तुतिकरण की अगर हम बात करें तो किस तरह से दिया समझना। ये जो अंदर संरचना दिखाई दे रही है, ये नाभिक है, ये न्यूक्लियस। इसी के अंदर प्रोटॉन, साथ में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं यहां पे। इस तरह से एक दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट तो हो गए थे, तीसरा पॉइंट, तो चीज निकल करके ये आती है, तीसरा बिंदु निकल के ये आता है कि रदरफोर्ड ने ही ये बताया है ना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स आउटर ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये चीज भी किसने दी थी दोस्त? याद रखिएगा, बात समझ में आई? रदरफोर्ड ने ही ये चीज बताई थी। ये सारे काम रदरफोर्ड के ही चल रहे हैं अभी तक, किसी और के नहीं, रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम की त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या, वो नाभिक की त्रिज्या की 10 की घात 5 होती है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यह रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है। नंबर 4, नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या दस की घात 5 गुना ज्यादा है। ये मैं आपको बता चुका था, 1 लाख गुना बड़ी होती है, एमसीक्यू के साथ कराया था। रेडियस ऑफ एटम 10⁵ टाइम्स ऑफ, है ना, याद रखना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो नाभिक के आकार से परमाणु का आकार लगभग 1 लाख गुना बड़ा होता है। त्रिज्या उतनी बड़ी है तो वो उतना बड़ा हो ही जाएगा। ये चीज भी बताने का काम किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ऑलरेडी ये चीज मैं आपको पुरानी कक्षा के अंदर पढ़ा चुका हूं। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो ये आपकी थोड़ी सी एक दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ रदरफोर्ड ने ही बहुत सारी चीजें समझाने का काम किया था। इन्होंने कौन सी, इस मॉडल के लिए इन्होंने किन किन चीजों का उपयोग किया, तो इन्होंने किसका उपयोग किया था दोस्त? याद रखिएगा, इस पूरे मॉडल के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया? तो दोस्त याद रखना, रदरफोर्ड ने इस पूरे मॉडल के लिए किन चीजों का उपयोग किया? पहली चीज, अल्फा रे, अल्फा कण।
या अल्फा। किरणों का प्रयोग किया गया। अल्फा रे का यूज किसने किया था दोस्त, याद रखिएगा, किसने किया था, रदरफोर्ड ने, क्योंकि इन्हीं कणों की बौछार करानी थी। और साथ में किसका किया था, सोने की पतली परत का, तो दूसरा सोने की पतली परत का। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल के लिए किस तत्व का उपयोग किया था, तो तत्व बोलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, याद रखिएगा, वो गोल्ड फॉइल हो जाएगा। ठीक है। और इसी इन दो चीज के बाद में इन्होंने तीसरी चीज ये बताई कि परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ एटम फाउंड इन न्यूक्लियस। तो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो कहां होता है, नाभिक के अंदर होता है। ये चीज भी किसने बताई थी, रदरफोर्ड ने, और ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहां होता है, नाभिक में। ये किसने कहा था, रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। बस इतने ही पॉइंट याद रख लोगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, इन्हीं बेसिस के ऊपर पे सारी चीजें निकल करके सामने आती है। इंग्लिश में भी लिख दो। कौन सी लाइन इंग्लिश में नहीं लिखी बेटा बताओ। यूज बाय रदरफोर्ड, यूजेस बाय रदरफोर्ड, बस इसको छोड़ के सब लिखा है। अल्फा रे को ही अल्फा कण या अल्फा किरणें कहते हैं, इसका यूज किया। गोल्ड फॉइल को ही सोने की परत कहते हैं। परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। हर वर्ड तो लिखा है बेटा, जो नहीं समझ में आए वो पूछ लो। चलिए, अब आपकी जो क्वेरी आप पूछ सकते हैं। क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आगे का जो नील्स बोर का मॉडल है, बाकी की चीजें कल की जाएंगे। थैंक यू सो मच। AWTPU के लिए ले सकते हैं, हाँ लेना ही है बेटा, ले सकते हैं क्या, मैं कल यहाँ लिखवा दूंगा, अच्छा है ना, ऊपर AWTPO के लिए लेना है। ठीक है। अब पूछ लो जो डाउट है आपके। एटम बना सकते हैं, नहीं बना सकते, हम नहीं बना सकते एटम। कांस्टेबल में साइंस के 3 4 5 प्रश्न तक कुछ भी आ सकते हैं, कम से कम 3, अधिकतम 4 5 तक। SSC GD हो जाएगा, हाँ SSC GD की केमिस्ट्री तो आराम से हो जाएगी। थैंक यू।